नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णुदत्त चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो सेक्शन है IPC का, वो भी हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। IPC की धारा 326, उस पर एक हमारी कंप्लीट एक FIR है। इस FIR के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह झगड़ा हुआ। देखिए, कोई ना किसी झगड़े के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अपराधी जो है वो अपराध के आसपास ही घूमता है। तो जब भी कोई मुकदमा आता है, उसके जो कड़ी जुड़ी होती है वो आसपास के लोगों से ही जुड़ी होती है। तो इसमें जो सेक्शन है IPC को दिखाना चाहूँगा मैं आपको। 147, 148, 323, 324, 307 और 506। पहले मुकदमा दर्ज होता है दोस्तों 307 के अंदर, फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है 326 के अंदर। 326 और 307 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको इसमें सेक्शन में बताऊंगा। अब एक बार जरा दोस्तों FIR के एक बार लैंग्वेज देखते हैं, जिससे थोड़ा जो केस को समझने में आसानी होती है कि कोई भी कंप्लेनेंट जाता है लड़ाई झगड़े के बाद थाने में तो कहाँ से कार्रवाई शुरू होती है। वो पहले जो लिखता है, जो एक्चुअल हालात होते हैं, आप किसी सेक्शन को पढ़ लो, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उसमें क्या हालात हमारे सामने आते हैं वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। जो कंप्लेनेंट थाने जाता है और किस तरह अपनी दरख्वास्त देता है और क्या क्या उसमें हालात लिखता है, वो कि सेवा में मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ और एक छोटी सी दुकान में काम करता हूँ। अब दोस्तों वो कहता है कि दिनांक 25/8/2017 को, 3 साल पुराना मुकदमा है दोस्तों, मेरा भाई हमारे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ कहासुनी हो गई थी, जो बाद में सुलह हो गई थी। यानी 25 को सुलह कहासुनी हुई थी, बाद में सुलह हो गई थी। फिर कहता है कि दिनांक 27/8 को, यानी 2 दिन बाद, हमारे पड़ोस में वाल्मीकि मंदिर में गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर मेरा भाई प्रोग्राम देख रहा था, जहाँ पे वो जिससे झगड़ा हुआ वो भी आ जाता है और उसके हाथ में मुर्गा काटने वाली गणासी, यानी डेडली वेपन हो गया। यानी इस हथियार से आदमी बिल्कुल मर सकता है और मरते मरते बच भी सकता है, यानी डेडली वेपन। यानी गणासी से अगर हमला किया जाए किसी पे तो वो बिल्कुल डेंजर टू लाइफ है। और वहाँ पे उसने गणासी से वार किया। मौके पर फलाना सिंह ने हमारा बीच बचाव किया, यानी और फिर जो जिसके चोट लगी वो घर की तरफ भागा, पीछे पीछे वो भी गणासी लेके आ गया और फिर चिल्लाने की आवाज़ हुई, जिससे जो घर के मेंबर थे वो बाहर आ जाते हैं। तो उस फैमिली के नाम है, वो नाम ले रहा हूँ मैं आपके सामने। और फिर जो 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 मार रहा होता है लड़का, उसके परिवार वाले पहुंच जाते हैं। ये परिवार दोनों आमने सामने रहते हैं और यानी उसके जो परिवार के लोग हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, सब पे हमला कर देते हैं। यानी इसमें जो चोट है उसकी मदर को भी लगती है, उसके भाई को भी लगती है और ख़ुद कंप्लेनेंट है उसको भी लगती है। मदर इस पे कहता है कि जो है कि चोट मारी और सिर पे गड़ासी मारी। मदर जो है उसके सिर पे गड़ासी मारता है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। और उसके बाद वो जाते जाते फिर धमकी दे जाते हैं कि जान से मार देंगे। हमारे पड़ोस में रहने वाला जो बचाता है वो हमें ऑटो में बिठा के सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ हम अपनी MLR करवाते हैं और फिर वे थाने में आके मैं रिपोर्ट देने आया हूँ, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इसमें इन्होंने एक पड़ोस में रहने वाले आदमी का जिक्र किया है, उस पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यानी इन्होंने एक विटनेस इसमें हर जगह वो लेके चले हैं कि उसने बीच बचाव कराया और वो हमें हॉस्पिटल ले गया। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपके संग कोई झगड़ा हो और वहाँ पे आप किसी को विटनेस बनाने के लिए उसमें जोर रखेंगे FIR में, भाई इसके सामने हमारा झगड़ा हुआ है। विटनेस होना कोई ज़रूरी नहीं है लड़ाई झगड़े के अंदर।
ऐसा नहीं कि अगर आपके पास विटनेस नहीं होगा तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। जिन केसों में विटनेस नहीं होते उन केसों में सज़ा होती है, लेकिन विटनेस वाले केस में आपका केस कमज़ोर होने के चांस रहते हैं। अगर ये विटनेस ये कह दे कि भाई मौके पे तो झगड़ा ही नहीं हुआ, इनको चोट तो गिरने की वजह से लगी है और ये तो झूठा इस मुकदमे में इनको फंसा रहे हैं, तो आपका सारा केस जीरो हो जाएगा। इसी लड़ाई झगड़ों के मामलों में विटनेस बनाने की कोशिश ना करें, उसमें नुकसान आपका होता है। ये सफिशेंट है कि अगर मेरे चोट लगी है और मैं कहता हूँ जिसने मेरी चोट मारी है तो सफिशेंट है, खुद की गवाही सफिशेंट है और अपने परिवार मेंबर की गवाही सफिशेंट है। बाहर के बंदों को एज ए विटनेस ऐड करना एफआईआर में कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है और हम ऐसा देखते भी, हुआ भी बहुत है। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है। जब ये एफआईआर होती है, ये होती है 307 के अंदर, यानी 307 का मतलब है कि सेशन ट्रायल मुकदमा। दोनों में 10 साल की सज़ा है, 326 में भी 10 साल की सज़ा है और 307 में भी 10 साल की सज़ा है, लेकिन फ़र्क है वो लोअर ट्रायल है 326 और 307 है सेशन ट्रायल। अब जब सेशन ट्रायल मुकदमा हुआ, बेल मूव होती है 15 दिन के अंदर, तो एक नया मोड आ जाता है इसके अंदर। डॉक्टर ओपिनियन लिया जाता है तो जो चोट है तो ग्रीवियस हर्ट चोट, लेकिन डेंजर टू लाइफ नहीं है, यानी उस चोट से जान खतरे में नहीं आई, तो ये कन्वर्ट हो गई 326 के अंदर। 326 यानी लोअर ट्रायल। तो अब लोअर ट्रायल में बेल मिल जाती है आपको, जो कि उसमें जो रोल था जिसका डंडों का रोल था, तो उसकी बेल मिल गई। उसके बाद फिर लोअर ट्रायल होने के बाद जब लोअर में बेल मूव करते हैं तो एक नया मोड और आता है इसके अंदर, एक नया सेक्शन और ऐड होता है। वो सेक्शन होता है SC एक्ट, क्योंकि जो जिनके संग झगड़ा हुआ था वो SC कास्ट से बिलोंग करते थे, जिनके साथ मार पिटाई हुई थी। उन्होंने 15 दिन बाद वो एप्लीकेशन दी कि इन्होंने हमसे जाति सूचक शब्द भी कहे थे, लेकिन एफआईआर के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं था। फिर भी SC एक्ट लगता है। जब बेल लगती है तो SC एक्ट लगने के साथ वो सेशन ट्रायल हो जाता है, तो लोअर कोर्ट सुनने से मना कर देता है। फिर जब सेशन में पहुंचते हैं तो बेल तो मिल जाती है, क्योंकि अंदर कस्टडी में, कस्टडी काफ़ी होने के बाद बेल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक नया मोड हो रहा था इस मुकदमे के अंदर। जो SC एक्ट लगा था वो SC एक्ट चालान जब पेश होता है, चार्ज पर जब हम बहस करते हैं तो वो SC एक्ट हट जाता है, यानी उसमें कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो 15 दिन बाद की डिले एफआईआर थी, सेक्शन ऐड था, बाद में ईजाद किया गया था। तो इसलिए उसमें एक अचीवमेंट मिलती है कि वो जो SC एक्ट है वो हट जाता है। अब दोस्तों 326 जो है लोअर ट्रायल हो गया, क्योंकि किसी भी मुकदमे में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, इतने सेक्शन हट जाते हैं, लग जाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आपने किस पॉइंट पर दरख्वास्त दी है और क्या सेक्शन लगे थे। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन चलती है तो कोई भी नया मोड आता है तो उसमें नया सेक्शन ऐड हो जाता है। जब चालान पेश होता है इसमें 148, 149, 323, 324, 326, 506 आर्म्स एक्ट और SC एक्ट, इतने सारे सेक्शनों के साथ ये चालान चार्जशीट पेश होती है इसके अंदर। वो चार्जशीट की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए। पच्चीस 54 आर्म्स एक्ट और SC एक्ट के साथ ये एफआईआर चालान चार्जशीट पेश होती है इसमें, लेकिन चार्ज पे हट जाता है इसमें से। यानी हथियार का मुकदमा उस टाइम पे नहीं लगा, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें सामने आया कि जो हथियार था वो आर्म्स एक्ट में आता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि वो जो उसकी कैलकुलेशन थी वो आर्म्स एक्ट की थी, तो इसलिए इसमें आर्म्स एक्ट भी ऐड हुआ। दोस्तों 326 जो है वो लोअर ट्रायल है, 10 साल की सज़ा है और कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। SC एक्ट भी कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। 307 भी ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 10 साल की सज़ा है। और इन्वेस्टिगेशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जब तक चार्जशीट सबमिट ना हो।
आशा करते हैं दोस्तों हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।